लेट अस फर्स्ट टेक एनपीओ, ठीक है ना। पहले एनपीओ लेते फिर डिसोल्यूशन पे जाएंगे। चलिए, ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है ना क्लियरली? स्टार्ट करूँ एनपीओ के साथ गाइस? पहले हम एनपीओ की थियरी पढ़ेंगे एक बार, और फिर एनपीओ डिसोल्यूशन दोनों की थियरी पढ़ लेते हैं पहले तो शांति से, फिर अपन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से थोड़े सम्स देखते हैं। किसी ने पास पेपर्स देखे? कुछ कैसा लग रहा है? इजी? ठीक है, प्लीज़ पास पेपर्स देखिएगा। अच्छा, पास पेपर्स की एक सोल्यूशन की बुक मैंने ऑर्डर करके क्लासेस में रखी है, तो अगर किसी को कुछ भी रेफर करना हो तो यू कैन विजिट द क्लास। और ऑनलाइन सब लोग वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग कर सकते हैं। चलिए, तो एनपीओ में क्या होता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स में जो हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसके बदले यहाँ पे अब हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट के बदले तो वही बैलेंस शीट बनता है। कैपिटल को इस चैप्टर में अब हम क्या कहते हैं? कैपिटल फंड, राइट। फिर अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस तो हम उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम्स तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। ट्रायल बैलेंस के बदले आपको क्या दिया होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, विच इज एसेंशियली नथिंग बट योर कैश बुक, और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है तो आपके लिए पहला स्टेप होना चाहिए टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, देन ओनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। रिसीट्स दो टाइप की रहती है, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। करेक्ट। रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग हो, हर महीने या हर क्वार्टर आती रहे हमें, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जो नॉन रिकरिंग रिसीट रहती है उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अभी नॉन रिकरिंग रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट यानी रिकरिंग रिसीट्स क्या होती है, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, किसी से मंथली सब्सक्रिप्शन है, हर महीने लेंगे, तो वो रेवेन्यू रिसीट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। डोनेशंस, अगर जनरल डोनेशंस है जिसका कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, हर डेली आते रहते हैं वैसे डोनेशंस तो छोटे छोटे अमाउंट्स के, तो उनको हम लेते हैं रेवेन्यू रिसीट। अगर स्पेसिफिक डोनेशन दिया है और पर्पस स्पेसिफाई किया नहीं है, बोला है कि ये स्पेशल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो आप उसको कैपिटल रिसीट मान के कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। अगर फिर ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक डोनेशन आया है, उसका पर्पस भी दिया है, पर्पस दिया है मतलब जैसे बोल दिया है प्लेग्राउंड बनाने के लिए ये डोनेशन है, या लाइब्रेरी बनाने के लिए ये डोनेशन है, तो उसका आप सेपरेट फंड बनाएंगे इन द बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल फंड। हाँ या ना? समझा सभी लोगों को? एंट्रेंस या एडमिशन फीस रहेगी, उसको रेवेन्यू रिसीट लेंगे, लेगेसी और लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिसीट। करेक्ट। इसमें से काफ़ी सारी जो मैंने रेवेन्यू में भी लिखाई हैं, जैसे एंट्रेंस फीस के लिए भी काफ़ी बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि इतना % कैपिटलाइज कर दो, तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा लिखने का, फिर जितना कैपिटलाइज करने को बोला है उसको शिफ्ट कर देने का। हाँ या ना? चलिए आगे चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम्स को कैसे कंप्यूट करना है। पहला, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जिसमें कौन सा फिगर लिखना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का रिसीट साइड वाला फिगर। टोटल अमाउंट लिखना, कितने भी सालों का ब्रेकअप हो, यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल। ऐड क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट, यहाँ पे मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग एट एंड। इसका क्या मतलब है? साल के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग, वेदर इट पर्टेन्स टू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च 2016 की, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मींस 15-16 का आउटस्टैंडिंग। इज दैट करेक्ट? बट आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब होता है 15-16, 14-15, 13-14, अगर उनका भी कुछ बाकी है तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, जो आपको कहाँ से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। लेस एडवांस एट एंड, जो आपको कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट से। इस एडवांस एट एंड का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। और वैसे ही आउटस्टैंडिंग एट एंड का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट।
ऐड कर देंगे एडवांस एट बिगनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट से जो मिलता है हमें इनकम फॉर द ईयर मिल जाएगी। कोई डाउट इसमें? प्लीज बताइए, सबको क्लियर है? ऑनलाइन भी गाइस, इज इट क्लियर? ओके, यही चीज एक्सपेंसेस में भी अप्लाई होती है। टू रेंट पेड आएगा जो हमें कहां से मिलता है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की पेमेंट साइड से। ऐड क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो कहा जाता है बेसिकली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दूसरा इफेक्ट जाता है, मिलता हमें एडजस्टमेंट्स में से है। लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है। लेस प्रीपेड एट एंड जो एडजस्टमेंट से मिलता है, जिसका दूसरा इफेक्ट कहा जाता है बैलेंस शीट में एसेट्स। ऐड प्रीपेड एट बिगनिंग जो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है, हमें एक्सपेंस फॉर द ईयर का अमाउंट मिलता है। जनरली एक्सपेंसेस में चारों प्लस माइनस वाली आइटम्स नहीं रहती है। जनरली या तो आउटस्टैंडिंग रहेगा या तो प्रीपेड, जैसे सैलरीज के केस में हो गया या रेंट के केस में हो गया। तो आप पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट बनाओ, रेंट में प्रीपेड है तो सिर्फ प्रीपेड वाला पार्ट बनाओ। मेक सेंस? चलें आगे। नेक्स्ट, कभी कभार कोई चीज का स्टॉक दिया रहता है, ठीक है ना, जैसे स्टेशनरी हो गया या स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, तो उनका एक्सपेंस का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करना है? सिंपल है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिखने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे, ओपनिंग स्टॉक लिखने का जो हमें मिलेगा कहां से? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ऐड करने का परचेजेस जो या तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया होगा या वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कब बनाना पड़ेगा पता है? जब स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर्स या एडवांस कुछ दिया हो। अगर समझो सिर्फ ऐसा दिया है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, एक ही अमाउंट है 15,000, और कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग असेट्स और लाइबिलिटीज में ना तो कुछ रिसीवेबल ना तो कुछ पेएबल कुछ बोला है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? वही मेरा पेमेंट का अमाउंट है, हाँ या ना? मतलब वही मेरा परचेजेस भी है और खत्म कर देंगे, समझा? तो वर्किंग नोट बनाने की, नीचे वाला बनाने की आवश्यकता नहीं है। और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो मिलता है एडजस्टमेंट से, जिसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स। 1000 10 2 नेट आ जाएगा 9000, हाँ या ना? बट अगर स्टेशनरी से रिलेटेड या तो ओपनिंग में या तो क्लोजिंग में क्रेडिटर्स या एडवांस कुछ दिया हुआ है, तो हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? सप्लायर्स या क्रेडिटर्स का अकाउंट, हाँ या ना? सप्लायर्स या क्रेडिटर्स क्या है? एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है मिलता है ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, जो मिलता कहां से है? एडजस्टमेंट से, जिसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जो पेमेंट है वो रिसीट्स एंड पेमेंट से उठा के यहां पे लिख दिया टू कैश बैंक, हाँ या ना? और फिर उसकी मदद से मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा कि परचेजेस कितना है। कहीं समझ रहे हो ना? अगर देखो कुछ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं क्रेडिटर्स के साथ, तो इसका क्या मतलब है? जितना पेमेंट किया उतना ही परचेजेस होगा, है ना? अगर कुछ ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम मानते हैं ना कि अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि पेमेंट और परचेजेस का फिगर अलग हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा आता नहीं है वैसे, बट अगर एडवांस दिया रहेगा तो ओपनिंग डेबिट साइड पे लिख देने का, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे। बैलेंसिंग बाकी पूरा सेम रहने वाला है, करेक्ट? कोई डाउट है गाइस? नेक्स्ट, सेपरेट फंड अगर आप बैलेंस शीट में बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने का, जैसे टूर्नामेंट फंड या कुछ हो गया, कुछ इनकम उससे रिलेटेड आई तो उसमें ऐड करने का। इनकम उससे रिलेटेड कैसी आएगी कि समझो हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, उसका पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ, उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इस फंड की इनकम हो गई कि नहीं हो गई? इसमें ऐड करेंगे। कोई किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया तो वो भी ऐड करेंगे। कोई खर्चे हुए फंड में से तो क्या करेंगे? माइनस, और हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग गाइस? इसके अलावा अगर सेपरेट फंड का कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? मतलब वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। इजी। विद दिस वी आर डन विद वन पार्ट ऑफ द थियरी ऑफ एनपीओ। नाउ कम्स द मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। विजिबल है क्या? थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को भी समझ दिख रहा है क्या अच्छे से? थोड़ा सा छोटा लिखा गया है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, एनपीओ के सब्सक्रिप्शन की अलग अलग वेराइटीज कराई है। ये मैंने आपको शीट दी हुई है ना पास्ट में,
दिस हैज ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड, राइट? तो मैंने क्या किया है, अब एक कोशिश की है यहाँ पे कि जो भी एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड अलग अलग सम्स आते हैं मैं सिर्फ वो यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ, और नीचे एक आध डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स है। तो मेन एडजस्टमेंट्स चैप्टर के शीट में कवर्ड है। तो पहला एग्जाम्पल ये है जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट समझो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। उसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन आया है 50,000, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस सब दिया हुआ है। एकदम प्लेन वेनिला सम हो गया है ना, सब कुछ डेटा दिया हुआ है, सिर्फ प्लस माइनस करो, इफेक्ट्स दो, खत्म करो। इनके कितने इफेक्ट्स आएंगे? एक। इनके कितने इफेक्ट्स आएंगे? कोई बोलेगा सर इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है तो दो इफेक्ट हो गए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना? ठीक है, तो सिंपल सोल्यूशन कैसे होएगा? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000 जो रिसीट्स एंड पेमेंट से लिया, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड जिसका दूसरा इफेक्ट भी देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ये ऊपर से वैल्यूज ली, लेस एडवांस एट एंड जिसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, एड एडवांस एट बिगनिंग, नेट 47,000 आउटर कॉलम में चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्लीज बताइए क्लियर है या नहीं? चलिए, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है? 50,000 कलेक्ट हुआ है, उसमें से क्या लिखा है? इंक्लूड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,500 फ्रॉम लास्ट ईयर। तो पिछले साल का 2,500 रुपया हमने इस साल कलेक्ट किया है, देख रहे हैं सब लोग? और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4,000 एंड प्रीवियस ईयर इज 3,000। तो करंट ईयर में एंड में करंट ईयर से रिलेटेड 4,000 रुपया आना बाकी है और पिछले साल 3,000 बाकी था। अरे पिछले साल 3,000 बाकी था, उसमें से 2,500 तो आ गया कि नहीं आ गया? तो 500 रुपया अभी भी आना बाकी है। तो देखते हैं हाउ विल दैट वर्क आउट। सिंपल है, पहले तो एक वर्किंग बनानी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग एट एंड की। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 4,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 3,000 में से कितना आ गया गाइस? तो 500 रुपया अभी भी आना। तो आउटस्टैंडिंग एट कितना हो गया? सबको आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट एंड का फर्क समझा? काफी बार क्वेश्चन में वो लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, तो थोड़ा केयरफुली यूज करना, ठीक है? अभी हम हमारा सम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना लिखूंगा? एड आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना? 4,500 जिसकी अलग से वर्किंग बनाई मैंने, दूसरा इफेक्ट दे दिया बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना है? 3,000, और बाकी दोनों चीजें नहीं है, नेट आउटर कॉलम में चले जाएगा, हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 2008, 9, 9, 10, 9, 10 करंट ईयर और 10, 11 अगला साल है, उससे रिलेटेड कितना कितना कलेक्शन आया है सब्सक्रिप्शन का वो दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4,000 एंड द प्रीवियस ईयर इज 3,000। एक सेकंड दीजिए मुझे, बताओ विजिबल है अभी? ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं गाइस आगे। सिनेरियो 3 में क्या था? आपको तीनों साल का ब्रेकअप दिया था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का, और नीचे एडजस्टमेंट में वही बोला था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 है, प्रीवियस ईयर का कितना है? 3,000। ये 3,000 आप ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज करेंगे, वो चीज मत भूलिएगा, ठीक है? पहले तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 4,000। प्रीवियस ईयर का कितना है? 3,000 में से 2,000 रिसीव हो गया, 1,000 रुपया अभी भी आना। तो ये साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट एंड 5,000, ठीक है? तो अभी सम कैसे सॉल्व होएगा? सिंपल है, 50,000 रिसीव हुआ है, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? 5,000 जिसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में भी दे देंगे, एड लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जो कितना टोटल अमाउंट लिखने का, कितना कलेक्ट हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं है, टोटल कितना था? 3,000। लेस एडवांस एट एंड, यहां से समझा ना 1,000 अगले साल के लिए, लेस एडवांस एट एंड जिसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, नेट आउटर कॉलम में इनकम चली जाएगी। कोई डाउट? नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? आपको ऐसा दिया हुआ है, सेम पिछले सम जैसा, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा कि कितने मेंबर्स हैं? 500 मेंबर्स हैं जो 100 रुपया पे करते हैं।
इन द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? अगर 500 मेंबर्स हैं, 100 रुपया पे करते हैं, तो 50,000 करंट ईयर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 50,000 में से करंट ईयर में आया सिर्फ कितना है बच्चों? तो 3,000 तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर का 3,000 में से कितना आया है बच्चों? तो 1,000 रुपया वो बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,000 हो गया। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे 50,000 आया, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,000, जिसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 3,000, लेस एडवांस एट एंड 1,000, जिसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटीज में, एड एडवांस एट बिगनिंग, और नेट आउटर कॉलम में चले जाएगा। ऐसे केसेस में जब ऐसा मेंबर्स वाला दिया हो ना आप चाहो तो सीधा बाय सब्सक्रिप्शन लिख के 500 into 100 करके 50,000 भी लिख सकते हो। वहाँ कोई गलत नहीं, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसे ही दिया हुआ है। बट क्या होता है ना, उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरा इफेक्ट ये वो के लिए। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अपना मेथड ही फॉलो करो, ठीक है। फिर असेट से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, समझो यहाँ पे दिया है, ये कौन सी साइड होती है? रिसीट साइड। ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट साइड। रिसीट साइड पे दिया है 2 फर्नीचर, मतलब इसमें हमने फर्नीचर बेचा है। कितने में बेचा है बच्चों? 5,000 में। कितने का फर्नीचर बेचा है? तो 2,000 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? प्लस हम नया फर्नीचर कितने का खरीद रहे हैं? 20,000 का। और यहाँ पे दिया है कि ओपनिंग में फर्नीचर 30 का था, ईयर एंड में कितने का है? 38। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? पहले तो लिखेंगे फर्नीचर, पिछले साल की वैल्यू कितनी है? 30। माइनस करेंगे जो हमने बेच दिया, बेचने वाले की क्या माइनस करेंगे यहाँ से? तो यहाँ पे 7,000 माइनस किया, 23 बचा। 7,000 की चीज हमने बेची थी 5,000 में, तो 2,000 का लॉस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। समझा कि नहीं समझा? अभी यहाँ पे 23 हो गया, नया 20 का खरीदा है वो ऐड किया, 43 हुआ। बट क्लोजिंग कितना दिया हुआ है हमें ऑलरेडी? तो ये हमारे पास है, तो बैलेंसिंग फिगर 5,000 का डिप्रिसिएशन मिल गया। वो 5,000 का डिप्रिसिएशन भी हमने दूसरा इफेक्ट जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे दे दिया। प्लीज बताइए क्लियर है? दैट्स इट। यही था थियरी में जो मुझे एनपीओ में कराना था। सबको अच्छे से समझा है? पक्का? ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए गाइस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? या 4-5 लोग या जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? टेक्स्ट बुक देखें? सेकेंड टॉपिक है ना एनपीओ। चलो गई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग दो ऑर्गेनाइजेशंस दिया हुआ है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते हैं। इसलिए गाइज इसके प्रॉफिट को भी हम सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। सरप्लस का क्या मतलब है? भैया इस साल हमने 100 रुपया कलेक्ट किया, हम लोगों पे सिर्फ 98 स्पेंड कर पाए, तो हमारे पास 2 रुपये बच गए हैं सरप्लस, जो हम अगले साल स्पेंड कर देंगे। मतलब नॉट नेसेसरीली इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, बट इन द फ्यूचर ईयर्स वील स्पेंड इट, क्योंकि कुछ कैपिटल फंड बढ़ा के तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है ना अपना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, कुछ रेलिवेंट लगे तो। वैसे इतना आता ही है आपको, आई एम श्योर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में बताया है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सब तो हम कर चुके हैं, करेक्ट। एक बार पढ़ लेने में कोई हार्म नहीं होता है ये सब, कि कुछ ऐसी आइटम्स है जो आपने नहीं देखी हो कभी, तो वो यहाँ पे पढ़ने मिल जाती है कभी कभार। यहाँ पे लिखा है जनरली कैप एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट स्लैश इनकम।
लेगेसी डेथ पे मिलता है, जनरल गिफ्ट तो रेवेन्यू स्पेशल, सब में दोनों लिख देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए कैटेगोरिकली लिखा है कि शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, मतलब कैपिटल फंड में। कोई भी चीज़ का नहीं समझे ना तो अजम्पशन का नोट लिख देना यार, मतलब वर्स्ट केस में वो कर देना, समझ रहे हो। चलिए सेवेंथ सम आई बिलीव पहला सम है। कितने सम तक है इसमें? ठीक है, सेवेंथ तो बेसिक सम है। डू यू वांट मी टू डू द सेवेंथ वन? सिर्फ इसमें अगर देखोगे तो 50% ऑफ एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। इसमें गाइस सेवेंथ सम में सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है, बट ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाने जाओगे ना तो 10 सेकेंड में टैली हो जाएगी। ओपनिंग से रिलेटेड दो ही चीजें हैं, एक तो बैंक बैलेंस है 3000 और एक कैपिटल फंड है 3000, बस और कुछ नहीं है। करेक्ट? तो इसको मैं स्किप करता हूँ, एक ऐसा सम कराता हूँ जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रॉपर वाला हो। Guys, let us do the ninth sum, which will give us a flavor of how to prepare the opening balance sheet and then how to proceed with the sum properly. Correct? चल से? Ninth sum will give us a better idea. Let us do the ninth sum. Entrance fees, yes. आप लोगों को कॉलेज में क्या करा है? एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखिए और जितना पार्ट बोला हो उतने को कैपिटलाइज कर दीजिए। चले आगे वापस से। प्रणव, ये ऑनेस्टली ब्रो, ये सब क्या है ना, मतलब बहुत अजम्पशन बेस्ड है। आई बिलीव एंट्रेंस फीस और ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए कि ये रेवेन्यू होगी या कैपिटल, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ कैसे डिफाइन होती है उस पर डिपेंड करता है। ओके, अभी के लिए वील मूव फॉरवर्ड विद द सम पार्नेल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। ठीक है, अपने को उन्होंने रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया है और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है। सबसे पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। लेट अस चेक ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन से एडजस्टमेंट्स में दी हुई है। 1, 2 में नहीं है, 3 में कुछ बोला है कि यार स्टिल इन अरियर्स। इसकी मदद से मैं जाता हूं ऊपर, मैं बोलता हूं कि ये साल कौन सा है, करंट ईयर क्या है, 18-19 है। पिछले 2 सालों से रिलेटेड 16-17 से रिलेटेड 2000 आया है और 17-18 से रिलेटेड इस साल में आया है। उसके बावजूद 500 और 1000 अभी भी आना, इसका मतलब ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग, सॉरी, लेट अस डिस्कस दिस वे, 16-17, 17-18 outstanding at beginning of current year less received will give us still outstanding, right guys? still outstanding कितना है, 500 और 1000। आया कितना है, 2000 और 3000, तो ये टोटल 2500 और 4000 हो गया कि नहीं हो गया बैकवर्ड वर्किंग में। कोई बोलेगा सर वो नीचे दिया हुआ है, मुझे पता है वो नीचे दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सम कराया था मैंने इतना ज्ञान दे के सिखाया, फिर बच्चे ने बोला नीचे दिया हुआ है, बोला ठीक है ना, सीखने तो मिला। अगर नहीं दिया होता तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ओपनिंग बैलेंस शीट में 2500 और 4000 कैसे लिखना है अभी आपको समझा है? अरे हाँ है ना। प्लस मैं जो मेरा आउटस्टैंडिंग एट एंड का वर्किंग नोट बनाऊंगा उसमें मैं 500 और 1000 ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं बच्चों? करेक्ट? We will come to it when we come to it. For now we are preparing what? Opening balance sheet. Opening balance sheet के लिए 2500 और 4000 मिला कि नहीं मिला? चलिए जाके लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 4000 मिला के हो गया 6500। सबको समझा मैंने कैसे किया? चलिए नेक्स्ट आइटम डिस्कस करते हैं हम, कौन सी है। इसके बाद ओपनिंग के बैलेंसेस ही दिए हुए हैं। बिल्डिंग फंड जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे, लैंड असेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल असेट और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी ले चुका, राइट गाइस?
तो ये इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूँ, लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, बिल्डिंग फंड एंड ओवरड्राफ्ट। डू यू गाइज अग्री विद मी? फिर हम क्या करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ में कुछ ओपनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आपको जाने का रिसीट्स एंड पेमेंट्स में और देखने का कुछ पिछले सालों से रिलेटेड दिया है या नहीं। तो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 ये लिख सकते हैं हम ओपनिंग में। ये 2000 और 3000 लिखने की आवश्यकता है क्या? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ पिछले साल के सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ भी डेटा दिया नहीं होता तो हम ये 2000-3000 ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में, करेक्ट और नॉट? बट अभी तो उसका नंबर हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, इधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ठीक है। यहां पे कहीं पे भी और कुछ दिया है क्या? नहीं। लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, वो तो ठीक है, लाइबिलिटीज में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, करेक्ट। तो आई थिंक यहाँ पे से सिर्फ एक ही और चीज लिखनी है, विच इज कैश इन हैंड। और बैलेंसिंग फिगर मुझे कितना मिल जाएगा? कैपिटल फंड 1,12,500। शुड आई नाउ प्रोसीड? ठीक है। एक बार अगर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स की एक एक आइटम लो, उससे रिलेटेड सब कुछ सॉल्व करो। जब भी कोई एक आइटम कंसिडर करते हो तो उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी साथ में देख लो, प्लस उसका एडजस्टमेंट्स भी साथ में देख लो। चलिए, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से। सबसे पहली आइटम जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 5000 का कुछ इफेक्ट जाएगा क्या? ये 5000 यहां का और ये 5000 यहां का सामने सामने क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट गाइस? इनके कहीं पे भी फर्दर कुछ इफेक्ट्स जाने नहीं है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन दिया है। अभी मैं एक बार रफ में सब्सक्रिप्शन वाला सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 75। ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड। उसके लिए एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है कि करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, बट 8000 में ये 1000 और 500 ऐड करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर्स का इस साल के एंड तक आउटस्टैंडिंग है ना? तो 9500 ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको इसमें इंक्लूड करके लिया है ना, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। मैंने इनफैक्ट ये क्वेश्चन चेंज भी कराया हुआ है, इसको आउटस्टैंडिंग एट एंड लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे इस सब में अजम्पशन ये लिया है कि 8000 में वो 1000 और 500 इंक्लूडेड है, बट तुम भी लॉजिकली देखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है उसका। यहाँ पे कैटेगोरिकली उसने करंट ईयर लिखा है। तुम एग्जाम में जो भी रहेगा ना उसको एक नोट से क्लैरिफाई कर देना, सिंपल है। अगर ये आता है एग्जाम में, सेम सम आ गया लेट्स से, तो क्या लिखने का? अज्यूमिंग दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ओनली इंक्लूड्स करंट ईयर एंड नॉट प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग। मैंने तुमको बोला भी था इनफैक्ट थियरी कराते कराते, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इसको कई बार इंटरचेंजेबली करता है, बट ठीक है, अभी कोई मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तुमको और सम्स दिखा दूंगा जिसमें वो अलग से ऐड भी करना है। देखिए तुमने ऐसे भी सम्स जिसमें उसको अलग से भी ऐड किया है, तो यू नेवर नो कि वो लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं। अपन देखते हैं कुछ और लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा तो, ठीक है? तो चलेगा। 9500 लेस क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जो 6500 है, और कुछ नहीं है ना? अपने को कितना मिलता है? 78 मिलता है। कैसे? सही तो आ रहा है अपना। अजम्पशन रॉन्ग नहीं है भाई, उसने क्या किया वो दूसरे मेथड से सॉल्व किया। ये देख, उसने करंट ईयर का ही लिया है सिर्फ, समझ रहा है? उसने वो लिया भी सिर्फ करंट ईयर का है। गाइस अपना देखो, अपन ने क्या बोला? अपन ये टोटल में डील करते हैं। अपन ने पहले लिया 75। कोई तो एक क्वेश्चन है बट उसमें उन्होंने वो गलत लिया हुआ है, मैं मानता हूं, ठीक है? देख लो, कोई बात नहीं, इसमें सही है गाइस, जो अपन कर रहे हैं उन्होंने भी वैसे ही किया हुआ है। 75 लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड। अपने लिए आउटस्टैंडिंग कितना है एट एंड? 8000, 500 और 1000, टोटल 9500, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना है? तो इसका भी इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब एक इफेक्ट देना था ना इसका, वो मैंने यहां पे लिख दिया। 6500 नेट हो गया 78। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके कितना लिखना है? चेक कर लेता है। अगर उन्होंने 9500 लिखा है तो उन्होंने सही किया है, बस उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर में कैलकुलेशन अलग तरीके से किया। यस, दैट इज करेक्ट।
एनी प्रॉब्लम गाइस? समझा? उसने सॉल्व कैसे किया है ना, उसका सॉल्व करने का तरीका अलग है। उसने बोला मैं ये 70 लूंगा करंट ईयर का, और करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा 8, तो भी 78 हो गया। बट वो मेथड मैं रिकमेंड नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो मेथड अगर आप करने जाते हैं ना, तो सब सम में अलग अलग मेथड करना पड़ता है। मेरे मेथड में ना आपको हर सम में आप यही मेथड एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो। टुडे इज नॉट द डे टू चेंज, वी आर लाइक लेस देन 60 आवर्स अवे फ्रॉम द पेपर, राइट? तो अभी ये डिसीजन लेना सेंस नहीं बनेगा। मैं तो रेकमेंड ही यही करूंगा, इस पे पूरे इफेक्ट आपको सारे कंट्रोल सही से आता है। ये सबको समझा है क्या सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट? तीन जन को बस, 4। और आई होप सबको जो मेथड मैं करा रहा हूं वही जम रहा है, सब लोग वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है ना? तो इस सब में अभी हमने सब्सक्रिप्शन सॉल्व किया, आगे चलते हैं। फिर डोनेशंस आया 15,000। जैसे ही पढ़ा, देखो डोनेशन के बारे में कुछ दिया है क्या नीचे, कि 50% डोनेशंस किसके लिए हैं? अब बिल्डिंग फंड भी देखना पड़ेगा। तो चलिए, ओपनिंग में बिल्डिंग फंड कितना था? तो यही 47 मैंने यहां पे लिखा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में 15,000 का डोनेशन था। वो 15,000 पहले यहां पे इनर कॉलम में लिखा, डोनेशन 15,000 लेस कैपिटलाइज्ड इन बिल्डिंग फंड, नेट आउटर कॉलम में इतना बच गया है ना? क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कहते हैं ना 50% कैपिटलाइज करना है, और वो 50% यहाँ ऐड कर दिया, ये आउटर कॉलम में जाके फाइनल हो गया, हाँ है ना? बिल्डिंग फंड के लिए अपने 5-6 लाइन छोड़ के ही लिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर कैपिटल फंड तो आने वाला ही है, करेक्ट? तो मैं जो सेकेंड आइटम थी डोनेशंस, वो सॉल्व हो गया। एंट्रेंस फीस 1700, कुछ बोला एंट्रेंस फीस के बारे में? 70% को कैपिटलाइज करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया, लिखा एंट्रेंस फीस 1700 लेस 70%, कितना बचा? और ये जो 1190 है, इसको जाके किस में ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल फंड में। अगर अभी तक आपने कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, जैसे हम कैपिटल में भी करते थे वैसे कर देंगे, बाद में अमाउंट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू 17,000 और टूर्नामेंट रिसीट 60,000, बट टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस भी हैं 50,000 के, तो लाइफ मेंबरशिप फीस यहां पे लिखा और टूर्नामेंट रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस करके भी यहां पे लिख दिया, राइट और रॉन्ग? अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो डेबिट साइड पे शिफ्ट हो जाता, एक्सपेंसेस माइनस रिसीट्स करना पड़ता। बढ़िया सर, आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, चाहो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट 32 इनर कॉलम में, लेस रीपेड 32 आउटर कॉलम में 0। बेसिकली ये और ये सामने सामने क्या हो गया? बट मैं तो रेकमेंड करूंगा, आप यहां पे दिखा सकते हैं ऐसा, बैंक कोडी 32 के लेस रीपेड 32 के, नेट आउटर कॉलम में 0। करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट, सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये तीनों खर्चे में जाएंगे। इन तीनों से रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग आई बिलीव नहीं है। 10,000, 4,000, 2,700 चुपचाप चले गए, करेक्ट? फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, कितने का? 50,000 का परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग कितना है गाइस? 30, और क्लोजिंग कितना बोला है? 8,000, और उस पर भी फर्दर डिप्रिसिएशन भी है। तो पहले तो 30 प्लस 50 का परचेज माइनस 8, नेट 72 आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक चीज इसमें समझने वाली है, इस सब में मैंने वो वर्किंग नोट लेजर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कुछ भी क्रेडिटर्स या एडवांस दिया हुआ नहीं था, यही मैंने आपको बोला था। यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ है, तो उसको मेरे को परचेजेस ही लेना पड़ेगा, राइट गाइस? ठीक है। अब इसमें ये दूसरा इफेक्ट 8,000 का जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट में लिखा 8,000 इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन है 12.5%, 1,000 नेट आउटर कॉलम में 7,000, और ये 1,000 को फिर से जाके खर्चे में लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ या ना? इजी और टफ? वैसे रियलिटी में ये ऐसे नहीं होएगा, रियलिटी में स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 के बदले 7,000 का ही ले लेंगे, समझ रहे हो? इसको अलग से डेप्रिसिएशन कोई नहीं दिखाते बैठेगा। नेक्स्ट,
जनरल एक्सपेंसेस 500, बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3000, रिपेयर्स टू ग्राउंड ये सब खर्चे में लिख देता हूं यार। नेक्स्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया था। ये जो बचा हुआ कैश और बैंक बैलेंस है इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया है ना। अभी मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स खत्म हो गया। अब मुझे क्या देखना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के कोई आइटम बाकी है या नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में गया तो बिल्डिंग फंड हो गया, बैंक ओडी हो गया, कैपिटल फंड जाके लिख दूं गाइस। नेक्स्ट क्या है, लैंड। लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन है क्या, तो लैंड भी चुपचाप लिख दिया आउटर कॉलम में। एक चीज में टिक मारना भूल गया था, स्पोर्ट्स मटेरियल हम ऑलरेडी ले चुके थे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए, याद आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स में कुछ बाकी है क्या। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब हम रिसीट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करेंगे, इसको कैपिटल फंड में प्लस करेंगे, टोटल आएगा, बैलेंस शीट को टैली करेंगे और खुशी खुशी घर आ जाएंगे कि हमारा एनपीओ टैली हो गया। सॉरी, इसके बाद फाइनल अकाउंट्स लिखना बाकी होगा, भूल मत जाना वरना बहुत पोपट हो जाएगा। बोला था सर ने, बोला था एनपीओ के बाद घर आ जाना है, हम तो घर आ गए। प्लीज बताइए अच्छे से समझा है सबको, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताइए। ओके, ठीक है। तो गाइज अब एक काम करते हैं, मतलब अब इसमें कौन सा सम, मैंने एक बार तो सारे सम्स गो थ्रू कराए हुए हैं ना एनपीओ के। अब आप बताइए क्या करना है। एक मिनट दीजिए, बोर्ड पेपर्स निकालूं क्या थोड़े, एनपीओ के लिए बोर्ड पेपर्स करें। चलो एक मिनट दो गाइज, मैं ये स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वो 3 पेपर मेरे को डाउनलोड करने पड़ेंगे फिर से। ऑनलाइन भी बोर्ड पेपर्स करें ना, ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू द टेक्स्ट बुक सम्स, राइट। यस, देखता हूँ मेरे पास 3 पेपर्स तो पड़े हैं पीडीएफ। सोल्यूशन की बुक भी खरीद के लाया हूँ मैंने, जैसा कि आपको कहा, वो भी निकाल लेता हूँ तो मेरे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा जल्दी से। ये रहा आपका 2024 का क्वेश्चन। ट्राई करेंगे क्या लोग। मेरे को कुछ भी पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ टी ड्रॉ करके अमाउंट्स लिख के एकदम रफ करके बताओ ना यार। ये पीडीएफ क्या करूं, ग्रुप पे शेयर कर दूं क्या गाइस। पास 3 साल के पेपर मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। (2024) जिसमें लिखा हुआ है ना ऊपर, वो वाला पेपर खोलना गाइस, सभी लोगों को मैं अनाउंस कर रहा हूं। (2024) का पेपर यूज करना। ऑनलाइन वाले ट्राई कर रहे हैं क्या। 5-7 मिनट ही दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5 to 7 मिनट्स। 2024 का पेपर स्क्रीन पे मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैंने इसलिए आपको पीडीएफ शेयर कर दिया है। मैं ये पार्ट फिर भी यहाँ पे खुला रख रहा हूँ, किसी को चाहिए तो ये पार्ट का एक स्निप ले लीजिए, अगर कोई ग्रुप से नहीं कर पा रहे तो प्लीज टेक अ स्निप ऑफ दिस पार्ट, और फिर मैं वैसे कर लूंगा। ठीक है, ये पार्ट का स्निप ले लिया आई एम अज्यूमिंग। अब मैं जा रहा हूं ऊपर, और ये वाला पार्ट मैंने भी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए पीडीएफ भेजा है ग्रुप पे जस्ट फॉर सेफ्टी। चलिए स्टार्ट कीजिए गाइस। जस्ट एक अनाउंसमेंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा क्योंकि इसी साल में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया और 31 मार्च 2020 का पहला वो अकाउंटिंग करवा रहा है। क्लियर है क्या। ऑनलाइन भी सबको समझा ना ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा। 44720 is correct. Yes, Aman, it's absolutely correct.
चलो गाइज वील स्टार्ट नाउ। तो पहले तो इस सब में दिया हुआ था कि डॉक्टर अनीश ने ये इसी साल स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, तो इससे हमें समझ गया था कि इस साल कुछ भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने 50,000 कैश इंट्रोड्यूस किया। ये आप जाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे और लिखेंगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखना कैश इंट्रोड्यूस्ड और उधर लिख देना इनर कॉलम में 50,000, समझे। फिर विजिट फीस 20,000 है। विजिट फीस के बारे में क्या लिखा है, 4,000 रुपये अरियर्स में भी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय विजिट फीस 20,000 एड आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,000 या फीस रिसीवेबल 4,000 या रिसीट्स इन अरियर्स 4,000 और आउटर कॉलम में 24,000। फिर डिस्पेंसरी की 60,000 प्लस 1,000 61, ये भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे। 10,000 की सन्ड्री रिसीट से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे चुपचाप लिख देने का, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर 16,000 दिया है। फर्नीचर के बारे में नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है, क्या 8% से डिप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखो, लेस करो डिप्रिसिएशन 8%, नेट आउटर कॉलम में चले जाएगा। वो डिप्रिसिएशन को जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो, समझा सबको। अरे है ना, 1,280 रुपए का डिप्रिसिएशन आएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद 20,000 का इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट पे कितना डिप्रिसिएशन बोला है, 1,000 रुपए का, तो असेट्स में लिखने का 20 माइनस 1,000 19,000 आएगा कि नहीं आएगा, और वो 1,000 रुपया जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लिख देने का, समझ लो। नेक्स्ट ड्रग्स दिए 14,000 के, बट ड्रग्स के बारे में स्टॉक दिया है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जाने का लिखने का टू ड्रग्स कंज्यूम्ड, क्या लिखने का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 0 आएगा क्योंकि नया बिजनेस है, परचेज में 14,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक में 2,000, नेट 12,000 आउटर कॉलम में चले जाएगा, और 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक कहां चले जाएगा, असेट में। मैं वापस से दो चीज शायद भूल गया, ये जो विजिट फीस थी और डिस्पेंसरी फीस आउटस्टैंडिंग थी, इनका भी दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 4,000 और 1,000। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, सैलरीज 24,000, कुछ आउटस्टैंडिंग बोला है क्या, यस 2,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे 24 प्लस 2 26 और 2,000 जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज। फिर रेंट 12,000, इसमें भी 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 12 प्लस 1 एक्सपेंडिचर में और 1,000 लाइबिलिटी में। कन्वेंस 8,000, कन्वेंस के बारे में क्या बोला है, 40% किसके लिए है, डोमेस्टिक यूज, तो क्या करने का ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने का टू कन्वेंस, इनर कॉलम में लिखने का 8,000, लेस करने का 40% फॉर डोमेस्टिक यूज, कितना आएगा, 3,200 आएगा, और ये नेट आउटर कॉलम में कितना चले जाएगा, 4,800, समझा। और ये 3,200 का दूसरा इफेक्ट क्या होएगा, कैपिटल फंड में से माइनस। ये बात क्लियर है सभी लोगों को, ये तो फाइनल अकाउंट्स जैसा सम ज्यादा है रादर देन एनपीओ। नेक्स्ट स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और जर्नल्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देने का, इनमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग्स भी कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे गाइस, ये यूनिक है, देख लेना ड्राइंग्स किससे माइनस हो जाएगा, कैपिटल फंड से, और ये बैलेंस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख देंगे। पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, बस हो गया सब, ठीक है। 24,920 का आपको सरप्लस आएगा और बैलेंस शीट आपकी टैली होएगी 44,720 पे। इजी लगा, टफ लगा, क्या लेवल अपन पढ़ रहे हैं, क्या लेवल पूछ रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। ऑनलाइन वाले बताओ, सबको समझाया क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो रहा है क्या लोगों को कि कर पाएंगे एग्जाम में भी। वेरी गुड, चलो 2023 में चलते हैं। क्या हुआ भाई, बोल, हो गया अभी टैली। एक रिक्वेस्ट है, जरूर से सारे बोर्ड पेपर्स का ना ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेना। चलो ये वाला सम भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस।
इस समय ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या? नहीं, बना लेंगे। वैसे इस समय ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कुछ फायदा नहीं होएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कैपिटल फंड भी दे दिया है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, मैं बना के देख लूँ कि सब कुछ टैली हो रहा है या नहीं। तो ये दोनों जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में, और कुछ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं दिया है। ये भी असेट, असेट, लाइबिलिटीज, असेट, लाइबिलिटीज है ना। तो लाइबिलिटी साइड पे 20,37,000 आ रहा है। टैली हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो गया टैली 20,37,000 बस यही आइटम्स, और कुछ नहीं है, समझे? ये 5 और ये ऊपर का कैश और बैंक। यस शुभम, कन्वेंस में से जो 40% हमने वहां पे डिडक्ट किया था, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा कैपिटल फंड से डिडक्ट। ओके, अब यहां पे गाइज हमें सम में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट बना लीजिएगा, टैली हो जाएगी। अब स्टार्ट करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट हमने रिसीट्स में आया है, हमें पैसा मिल रहा है, तो इनकम साइड पे जाके लिख देंगे 50,000। इससे रिलेटेड कहीं पे कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन 30,000। सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 है, तो 30,000 लिखेंगे प्लस 5,300, 35,300 आ जाएगा, और 5,300 बैलेंस शीट में असेट में चले जाएगा। करेक्ट। चलिए गाइस, लेट्स रिज्यूम। सब्सक्रिप्शन डिस्कस कर लिया था। लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000 है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में नीचे क्या बोला है? आर टू बी, तो कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, ये पूरा का पूरा 40,000। शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट दिया है डोनेशन 5 लाख। डोनेशन के बारे में क्या बोला है? 50% बिल्डिंग फंड के लिए और बैलेंस रेवेन्यू इनकम है ना। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, लिखेंगे पूरा 5 लाख लेस कैपिटलाइज टू बिल्डिंग फंड 2.5 लाख, और नेट आउटर कॉलम में 2.5 लाख जाएगा, और वो 2,50,000 जाके आप बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। बिल्डिंग फंड अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग में 10 लाख का है, प्लस 2,50,000, टोटल कितना हो जाएगा? 12,50,000। डू यू गाइज अग्री विद दिस? नेक्स्ट, ट्यूशन फीस 11.5 लाख है। ट्यूशन फीस के बारे में क्या बोला है? कुछ भी नहीं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1150 लिख देंगे, राइट गाइस। टर्म फीस भी 2 लाख बोला है, इसके बारे में कहीं पे भी कुछ बोला है क्या? नहीं, तो इसको भी लिख देंगे। सन्ड्री रिसीट्स और एडमिशन फीस रेवेन्यू ही बोला है कि नहीं बोला है, तो इन सबको भी लिख देंगे। करेक्ट। कहां पे लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख दिया, इसके बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं, तो ये खर्चे में जाएगा 10 लाख। ये 50,000 भी खर्चे में जाएगा। बुक्स गाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? 64 का हमने बुक्स खरीदा है। अभी ध्यान से देखो, ओपनिंग में और क्लोजिंग में दोनों में बुक्स 7 लाख का है। अभी कैसे हुआ? 7 लाख प्लस परचेज 64,000, करेक्ट। तो 7.64 लाख हो गया कि नहीं हो गया? माइनस डेप्रीसिएशन पता नहीं है, और ये 7 लाख है, तो ये 0.64 लाख डेप्रीसिएशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना। ये 64,000 का दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एक्सपेंडिचर में भी लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। करेक्ट और नॉट गाइस? ऐसा मत सोचना अरे उसने गलती से 7 लाख दोनों साइड टाइप करके दे दिए, पागल नहीं है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्नीचर 55,000, ओपनिंग में 3,19,000 प्लस 55, करेक्ट। कितना होता है? 374, बट क्लोजिंग में कितना है? 3 लाख है, यहां पे दिया है ना यार। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 74, करेक्ट और नॉट? ये 74 का दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड पे। स्टेशनरी 24,000 एक्सपेंस में लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? 7 लाख की नई एफडी करी है, ओपनिंग की कितनी थी एफडी? 9,10,000 प्लस 7 लाख मिला के 16,10,000 असेट्स में चले जाएगा, हाँ या ना। ये दोनों भी असेट्स में चले जाएगा। बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, एफडी हो गया, कैपिटल फंड भी लिख देंगे उधर, बाकी एडजस्टमेंट्स भी हो गए हैं। आपको इसमें सरप्लस मिलेगा 5,33,300 का, और आपकी बैलेंस शीट टैली होगी 28,60,300। बताइए, इजी टफ? बहुत ज्यादा इजी यार, मेरे को तो लग रहा है। ऑनलाइन वाले भी बताइए, इजी? ग्रेट।
what we'll do is we'll close NPO now, है ना? We'll take a 5 to 6 minute break and then we'll start with dissolution. है क्या dissolution में टेंशन है क्या लोगों को? Done. हाँ, वो तो टाइम टेबल में जैसा है वैसे ही करेंगे. पेपर्स भी भेज दिए हैं मैंने ग्रुप पे, तुम रेफर कर सकते हो. नाउ वी आर टेकिंग अ ब्रेक. डिसोल्यूशन तो आई बिलीव अपन ने बहुत डेप्थ में किया हुआ है, तो उससे टेंशन नहीं आएगा. आज एपिक यार 852 बोला था, मैं 852 को स्टार्ट कर रहा हूँ. हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर. चलिए ध्यान से देखिए डिसोल्यूशन में क्या है. मैंने यहाँ पे ना क्या किया, एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें डिसोल्यूशन का जो एक बेसिक सारी एंट्रीज है वो कवर हो जाती हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए. समझो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली देते ही हैं. पार्टनर्स हैं ए और बी. लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल 7,000 8,000 दिया है, देख रहे हैं. थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है. ये उस ज़माने का है जब जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं ट्यूशन्स अचानक से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा था. मैं खुद की क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ा रहा था. तो उस टाइम क्या है, छोटी क्लासेस वालों के पास हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमने ऐसे नोट्स बना के कैसे ना कैसे मैनेज करके पढ़ाया था ऑनलाइन. फिर थोड़े टाइम बाद तो बहुत स्मूथ हो गया था, एक्सेल पे भी पढ़ाने लग गए थे. तो ये तब के है लिखे हुए, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैं, तो हैंडराइटिंग इसलिए इतना भद्दा है. बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. रिविजन ही है अपना, तो काम हो जाएगा. तो ए और बी के कैपिटल्स दिए हुए हैं गाइस. फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ए का लोन दिया हुआ है जो एक पार्टनर है. बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दिया हुआ है. असेट साइड पे मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, करेक्ट. और एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, देख रहे हैं सब लोग. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक एडजस्टमेंट लिखा है और उसकी क्या एंट्रीज होंगी वो लिखी हैं. बट वो करने से पहले बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं उनकी क्या क्या एंट्रीज होगी वो देखते हैं, करेक्ट. सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसकी कोई जर्नल एंट्री होती. इस चैप्टर में बनाते हम क्या क्या हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं, करेक्ट. और अगर पार्टनर का लोन रहा तो उसका लोन अकाउंट बनाते हैं, राइट. तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है. इससे आपका जर्नल का सम भी स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर क्या आएगा तो एंट्री पास करनी है. सीधा जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट. ए के कॉलम में 7,000, बी में 8,000. सरवाना समझ लो. जनरल रिजर्व दिया है, क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इस चैप्टर में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही रेशियो ना, बंद हो रहा है अभी. तो जनरल रिजर्व 2A to B 5,000 दिया हुआ है. 5,000 को लेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 5,000 डेबिट, 2 3,000, 2 2,000. हाँ या ना. ए के कॉलम में 3,000 लिख देंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे. एज लोन कितना दिया है 5,000, उसकी कोई जर्नल एंट्री होती. सीधा ए के लोन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में. इन लाइबिलिटीज में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, क्रेडिटर्स डेबिट 5,000 टू रियलाइजेशन 15,000. प्लीज बताइए सबको समझा है. अच्छा, अभी ए फर्म में पार्टनर है, अगर मिसेस ए का लोन होता, क्या होता, मिसेस ए का लोन, तो हम उसको क्या ट्रीट करते, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रीट करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते. प्रणव, हम इंटरेस्ट पे आते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट दीजिए, उसके एडजस्टमेंट्स हैं, वील डू इट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स, इन तीनों को जो थर्ड पार्ट मतलब नॉर्मल असेट्स है उनको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे,
जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर टू डेटर्स एट देयर बुक वैल्यू। ये जो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रहा है या जो हो रहा है सब बुक वैल्यू पे हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के लिए भी वैसा ही किया था। 10, 8 और 7 चले गया वहां पे। कैश बैंक जो है उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास करने की आवश्यकता। कैश बैंक अकाउंट में जाइए, डेबिट साइड पे लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। डू यू गाइज अग्री विद मी? ये जो P&L अकाउंट है इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। A-B अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 5,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट एक एक एडजस्टमेंट लेते हैं। लेट्स से मशीनरी रियलाइज 9,000, फर्नीचर रियलाइज्ड, असेट्स बेचे। अभी कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सिंपल एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी फर्नीचर के बदले क्या लिखने का, कितना लिखने का? 16,000 16,000, हाँ या ना? बस जब लेजर में प्रेजेंट करते हैं तो कैश बैंक में तो लिख देना टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड 16,000। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय कैश बैंक और ब्रैकेट उसको अंडरलाइन करोगे और फिर ब्रेकअप दिखाओगे, मशीनरी का 9,000, फर्नीचर का 7,000। याद आई ये बात? डेटर्स वर टेकन ओवर बाय ए फॉर 7,500। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है असेट तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, हाँ या ना? बिल्स पेबल पे किया 9,500, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश बैंक। क्रेडिटर्स टेकन ओवर किए बी ने तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। उसने लायबिलिटी पे की, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ए के लोन को रीपे कर दिया तो एज लोन टू कैश बैंक 5,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 हैं तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 1,000 रुपया। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट ये एज लोन कुछ ऐसा नजर आएगा। इस केस में रियलाइजेशन कैसा बनेगा देखो। पहले मशीनरी फर्नीचर डेटर्स आया था, बिल्स पेबल ये आया था, बाय कैश बैंक करके 9 और 7 लिखा 16,000, बाय एज कैपिटल क्योंकि उसने डेटर्स टेक ओवर किया, करेक्ट, टू कैश बैंक बिल्स पेबल 7,500 सॉरी 9,500, टू बीस कैपिटल क्रेडिटर्स टू कैश बैंक एक्सपेंसेस के लिए, बैलेंस 1,000 रुपया। डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो क्या हो गया? लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्रेडिट वुड हैव बीन मोर देन डेबिट तो मैं लिखता टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखा है, जनरल रिजर्व लिखा, रियलाइजेशन जो उसने असेट टेक ओवर सॉरी लाइबिलिटी टेक ओवर की वो लिखा, P&L का अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, डेटर्स टेक ओवर लिखा, रियलाइजेशन का लॉस लिखा और फिर क्या करने का? दोनों पार्टनर्स को बैलेंस करने का। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश बैंक या बाय कैश बैंक, हाँ या ना? या तो पैसा लेना है या तो पैसा देना है। कैश बैंक में ओपनिंग बैलेंस लिखा था, असेट्स बेच के पैसा आया, बिल्स पेबल को पे करके आया गया, एज लोन का पैसा गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए और लास्ट के जो पार्टनर्स के बैलेंसिंग फिगर थे उसके बाद ये क्या हो जाना चाहिए गाइस? हाँ या ना? प्लीज बताइए, सबको समझा है अच्छे से? पे कर देना और नोट लिख देना। अच्छा, एक और चीज, कोई भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको पे कर देना एट बुक वैल्यू, एट। और कोई भी असेट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम करना उससे जीरो मिला है। याद रहेगा ये? ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हैं जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या P&L, तो कहाँ जाएंगे वो? पार्टनर्स कैपिटल में। अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू दोज अक्यूमुलेटेड लॉसेज। ये बात समझी सबको? दिस इज द सेम एज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व गाइस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करने का? ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिजर्व्स जो असेट्स के अगेंस्ट बने हैं वो रियलाइजेशन में जाता है। जैसे RDD भी फॉर दैट मैटर कहाँ जाता है? रियलाइजेशन में। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए डेबिट टू रियलाइजेशन। RDD भी अगर आपको याद हो तो रियलाइजेशन में असेट्स डेबिट साइड पे आते हैं, बट RDD कौन सी साइड पे आता है?
क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी करके अलग से, पहले बाय लाइबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखा, उसके बाद नीचे आता है बाय आरडीडी, राइट गाइस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रहा तो जितना लाइबिलिटी है, समझो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 है बैलेंस शीट में, और नीचे बोला है लाइबिलिटी 40,000 की है, तो 40,000 कहाँ ट्रांसफर करो और बैलेंस 10,000 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल में, हाँ या ना। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हमेशा पे करने के लिए टू रियलाइजेशन होएगा, एसेट्स के लिए रियलाइजेशन टू दोज एसेट्स होएगा, मशीनरी फर्नीचर डेटर्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते नहीं है। आरडीडी के लिए एंट्री क्या होएगी, आरडीडी टू रियलाइजेशन, अभी बताई मैंने आपको, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी, करेक्ट। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पी का लोन जाएगा उसके अकाउंट में, कैश बैंक जाएगा कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे। कोई एसेट्स कैश में रियलाइज हुए, अगर असेट अनरिकॉर्डेड भी था तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, समझो गुडविल का 50,000 रुपया आया तो भी एंट्री यही रहेगी, कैश बैंक टू। असेट टेकन ओवर रहा पार्टनर से तो पार्टनर्स कैपिटल टू। कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं कैश में तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भी फर्क पड़ता नहीं है। पार्टनर ने टेक ओवर किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट गाइस। पार्टनर का लोन है, अभी इसमें 3 सिनारियो है, समझो लोन का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 1,000 रुपया, अभी पे भी कर रहे हैं 1,000, तो स्टोरी खत्म, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड सिनारियो है, समझो कुछ इंटरेस्ट मिला के अपन 1100 पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी कितना था, कितना पे किया, 100 रुपए का लॉस हो गया, उसको कहां ट्रांसफर कर देने का, रियलाइजेशन, यहां क्रेडिट, रियलाइजेशन में डेबिट। 1,000 है, पे किया 950, तो 50 रुपए का फायदा हो गया, उसको भी कहां ट्रांसफर कर देने का, रियलाइजेशन में। सरवाना समझ लो, मिस्टर प्रणव, इज दैट क्लियर। फिक्टिशियस असेट्स को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू व्हाटएवर जो भी असेट का नाम है, पीएनएल सस्पेंस है ये। असेट गिवन अगेंस्ट लाइबिलिटी, यानी जैसे मशीनरी गिवन टू क्रेडिटर्स, तो उसका क्या आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन हो जाएगा, समझा। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये बहुत लॉजिकल है, बट आई बिलीव गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लोग कुछ भी करते हैं थोड़ा इसके बारे में, वो एक बार देख लेंगे अपन। बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, सिंपल, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। बोर्न बाय फर्म मतलब खर्चा फर्म बेयर करेगी, बट पे कौन कर रहा है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट, खर्चा हमारा है, हमने डेबिट किया। बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय, तो हमारे लिए बोर्न बाय पार्टनर, जिम्मेदारी उसकी है बट पे फर्म कर रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, करेक्ट। विद दिस वी आर डन विद द थियरी फॉर डिसोल्यूशन, इजी और टफ। थोड़ा सा इसका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देख लेते हैं बच्चों। ऑनलाइन सबको समझा है, अनरिकॉर्डेड असेट रहेगा, बेचा तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑनलाइन बताओ यार, समझा है क्या गाइज। मैं वापस पूछना चाहूंगा, आज का सेशन भी आई होप सबको लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन है। मेन आज का ऑब्जेक्टिव फ्रैंकली बताऊं तो एनपीओ था। आई होप एनपीओ सबको एकदम थॉरली रिवाइज हो गया है, उसमें तो अपन ने 2 सम भी कर लिए, बोर्ड पेपर का लेवल भी देख लिया। we'll try doing that for 1 or 2 sums of dissolution as well। चलिए एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ डिसोल्यूशन में कुछ थियरी में फर्क आ रहा है क्या। ये ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट ये सब भी तो है ना अपने को, हाँ वो भी देख लेते हैं एक बार। क्विकली गाइज, इसमें एक्चुअली सम्स नहीं करवा पाऊंगा, बट मेरे को थियरी एक बार, थियरी इन द सेंस क्या क्या मेन है वो एक बार देख लेते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना, 1932 एक्ट सेक्शन 39। रीजंस एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू में कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, करेक्ट। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो पहले सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे, फिर करंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। ये सब एंट्रीज तो हम सीख चुके हैं। ठीक है,
सम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखो, सिद्धि पार्टनर थी, सिद्धि का लोन अकाउंट था गाइस, 4,000 था। सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 4,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन। चेक कर लेते हैं दे ऑल्सो फॉलो द करेक्ट ट्रीटमेंट और नॉट। और अगर वो 1,000 रुपये, जो देखो प्रॉफिट हो रहा है ना फर्म को, 4,000 के बदले 3,000 पे करे, 1,000 रुपये, मैंने आपको क्या बताया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना चाहिए। वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है इन्होंने शायद उसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में भी ट्रांसफर किया, वो गेन तो वैसे ही होने वाला है इधर या उधर करके, बट आप देखेंगे तो ये 1,000 रुपया करेक्ट, जो मैंने बोला था वही किया है कि नहीं किया। 4,000 में से 3,000 पे किया, बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गाइस, रियलाइजेशन में। और कुछ इस सब में कॉम्प्लिकेशन है क्या, नहीं। अगले सम में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नॉर्मल 540 तो अपन ही बेयर करेंगे, अपन ही पे कर देंगे, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एज सच कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, जर्नल एंट्रीज का सम है। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स 3,000 के 10% का डिस्काउंट मतलब 2,700 रुपया पे किया, तो 300 रुपया कहीं रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। वेरी गुड। स्वरा का लोन है 2,000 का, और स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स, कुछ बोला है क्या स्वरा के लोन के बारे में, बट यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल बोला है, तो आई एम अज्यूमिंग देखो पे किया होगा, चेक कर लेते हैं, एक जन का डाउट था ना, टू बैंक, कुछ बोला नहीं है तो पे कर दिया, समझा भाई। नहीं आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक, समझा। सन मून स्टार वाला समय, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे कितनी दिख रही है, 30,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई है तो उतना पैसा आ गया होगा अपने पास बाय बैंक, 30,000, समझा सबको। और कुछ है क्या इसमें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है 30,000, देख रहे हैं, इसका क्या करने का गाइस, रियलाइजेशन में। असेट से रिलेटेड जो भी फंड रिजर्व्स रहते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में, है ना, समझे कि नहीं समझे गाइस, क्लियर है। अच्छा वो उल्टा ये डिस्कस किया अपन ने, है ना। ऑनलाइन भी सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड रिलेटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी से ही है, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। वैसे फ्रैंकली बोलो, उसको तुम पार्टनर्स कैपिटल में भी करोगे तो एज सच कोई फाइनल आंसर में इंपैक्ट नहीं आने वाला है, इट्स जस्ट आई एम रिकमेंडिंग टू फॉलो द प्रेजेंटेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है क्या, ठीक है, ये देखो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है। नरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ, ऊपर की मशीनरी कितनी है 50,000, तो देखो 50,000 को पहले दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, 25,000 जो नरले टेक ओवर कर रहा है और बैलेंस 25,000, करेक्ट, हाँ या ना गाइस। ये 25% वो कितने के डिस्काउंट में लेके जा रहा है, तो माने 2.5 के का डिस्काउंट, तो 22.5 एंट्री क्या हो जाएगी, नरलेस कैपिटल टू रियलाइजेशन। और ये 25,000 4,000 के लॉस में बिक रही है, माने 21,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 21,000। प्लीज बताइए क्लियर है, बाय नरलेस कैपिटल बाय बैंक, कोई डाउट इसमें। तो ऐसे स्प्लिट करके भी असेट के बारे में दिया हो सकता है। अभी तक कोई भी करंट अकाउंट वाला सम नहीं आया ना, ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, अभी एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करने का, और इसमें करंट अकाउंट भी है, तो सिंपल है, पहले तो रियलाइजेशन को तो नॉर्मली करेंगे, और रियलाइजेशन कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के, ठीक है, ये किया, ये करंट अकाउंट में गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, रियलाइजेशन का लॉस लिखा, हाँ या ना। इसको फिर कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस है
और फिर ये रियलाइजेशन का सॉरी करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर भी आ गया, राइट गाइस। अभी अगर आप देखोगे तो मेघा के केस में क्या हो रहा है, मेघा के बारे में क्वेश्चन में आई बिलीव ऐसा लिखा हुआ है कि मेघा बिकॉम इंसॉल्वेंट और सिर्फ कितना रुपया दे पाई वो 2000। अभी अगर आप कैपिटल में करंट सिचुएशन देखोगे तो 33,120 माइनस 30,3120 से लेना है कि नहीं लेना है, बट वो सिर्फ कितना दे पा रही है, तो 1120 रुपया फर्म का डूब जाएगा। तो पहले तो यहां पे बाय बैंक लिखा 2000, करेक्ट और नॉट। फिर क्या बनाने का, एक वर्किंग नोट बनाने का, क्या बनाने का, उसमें लिखने का डेबिट, मैंने कैसे तो लिखा है हुआ होगा उसमें, डेबिट बैलेंस ऑफ मेघास कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। कितना आएगा, 1120 आएगा। वो 1120 अब कौन बेयर करेंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है विद्या और शर्मिला बेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, विद्या और शर्मिला बेयर करेंगे। क्या रेशियो में बेयर करेंगे, 5:3:2 में से 5:3 में बेयर करेंगे, तो 700 और 420। हमने एक है ना मेथड सीखा था सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे अप्लाई करना नहीं है, ठीक है। आप इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही स्प्लिट कर देना, अनलेस कुछ और कैटेगोरिकली सम में बोला हो, ठीक है। बोलिए। हाँ नहीं, सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ यस करेक्ट, ठीक है। और फिर ये देखो, इसमें ये क्रेडिट कर दिया, इन दोनों में डेबिट कर दिया और इनका बैलेंस पेमेंट कर दिया, करेक्ट और नॉट। सिर्फ है ना कैपिटल में कौन से एडजस्टमेंट्स जाएंगे बता देता हूं, कि उसने कुछ पैसा जैसे 2000 रुपए दिए फाइनल सेटलमेंट के लिए, वो करंट में मत डालना, वो किस में डालना, समझा, डन। ऑनलाइन भी सबको समझा है क्या वन पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला? यार थम्स अप में आलस मत करो। देखो मैं जानता हूं मैं ये पूरा सम नहीं करा रहा हूं, बट मेन आइटम्स ही कर रहे हैं अपन, है ना। फिर यहाँ पे क्या है सम में, चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। सम देखते हैं अभी हम। ये लॉस आया था गाइस 18,000, पार्टनर्स कैपिटल में 18,000 ट्रांसफर कर दिया, देख रहे हैं सब लोग। पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखा पार्टनर्स कैपिटल में, फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट गाइस। फिर रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहां पे ये दोनों ने क्या किया है, 18,000 और 11,250 लाइबिलिटीज टेकन ओवर है, ओके, वो सब किया। अब इतना करने के बाद असेट्स टेकन ओवर भी है क्या, 30,000, हाँ ये असेट्स टेकन ओवर भी किया, समझा सबको अभी तक। अभी चौहान इज इंसॉल्वेंट, तो डेबिट में 19,500 माइनस 6,000 कितना बचा, 13,500 बचा। ये 13,500 अब वो भरने वाला नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कदम और शिंदे में। अभी क्या बोला है कदम और शिंदे के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस क्या है, 3/6, 1/6 और 2/6 है, राइट गाइस। इसको मैंने रीराइट किया, करेक्ट। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, तो वो 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे क्रेडिट, इन दोनों में डेबिट, और फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया, इजी। सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो कैसे करना है समझ गया क्या। शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगले सम में 50 पैसे इन रुपया आ रहा है उसके प्राइवेट एस्टेट से, ये किया, लॉस आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा सबका, लॉस रियलाइजेशन का डाला, जनरल रिजर्व बांटा। अभी देखो इसमें 12,500 प्लस 15,000, 27,500 माइनस 7,500, कितना लेना है उससे, 50% तो वो दे रही है, तो बाय बैंक आ गया 10,000 और बैलेंसिंग फिगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझा सबको। 50 पैसे ना रुपी मतलब जितना पैसा लेना है उसमें से आधा वो दे रही है। तो तूने यहाँ पे 12,500 प्लस 15,000, 17,500 माइनस 7,500, कितना बैलेंस दिख रहा है बेटा, 20 में से कितना वो पे कर रही है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल्स कैपिटल आ जाएगा 10,000, और जो बैलेंस 10,000 वो पे नहीं कर रही है वो दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच हैपेंस टू बी इक्वल, इसलिए इक्वली बांट दिया 5,000, समझा।
नेक्स्ट, जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन ओनली 10,000। रियलाइजेशन बैलेंस किया पहले, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर लिखा, रियलाइजेशन का लॉस लिखा, करेक्ट। नरेंद्र ने कितना दिया, 10,000 वो लिखा। पहले कौन, सॉरी महेंद्र ने दिया, कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है पहले, नरेंद्र, करेक्ट। तो अभी नरेंद्र का अकाउंट बैलेंस करते हैं, 67,500 माइनस 20 कितना बचता है, 47,500। वो 47,500 इन दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। पता है ये ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि एट दिस स्टेज महेंद्र का 50 माइनस 45 नेट में क्रेडिट बैलेंस है। कोई बोलेगा सर दोनों को साथ में ही बैलेंस कर दो, अरे ऐसा नहीं ना, क्योंकि महेंद्र खुद का कर्जा चुका पा रहा था, वो नरेंद्र की वजह से इंसॉल्वेंट होएगा बेचारा, समझ रहे हो। एट दिस स्टेज अगर उसको नरेंद्र का पैसा बेयर ना करना पड़े तो इज महेंद्र इंसॉल्वेंट हियर। 45 डेबिट 50 क्रेडिट, उसको तो 5,000 फर्म से लेना है, बट मिस्टर नरेंद्र की वजह से उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही भाषा यूज करो, अश्लील बच्चे, है ना। तो अब ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, आई बिलीव 3:2 होगा। यहां पे इसमें नरेंद्र में क्रेडिट किया, इन दोनों में डेबिट किया, हाँ या ना। ये 26,000 का आई बिलीव कोई टेकन ओवर होगा असेट, यस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, महेंद्र में 45 प्लस 19 माइनस 50, 14,000 का डेबिट बैलेंस बच गया। वो 14,000 भी किस पे ट्रांसफर कर दिया हमने, बेचारे देवेंद्र पे। यहां क्रेडिट, देवेंद्र में डेबिट, बैलेंस देवेंद्र से इतना पैसा लेना पड़ा, गॉट इट, समझा। नेक्स्ट, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं तो क्या होता है, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते नहीं है, ठीक है। हम असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और सिर्फ असेट्स का कलेक्शन वहां डालते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस ढूंढते हैं। तो ये देखो यहां पे हमको लॉस मिला इतने का सिर्फ असेट्स के रियलाइजेशन पे। हर एक लायबिलिटी का क्या बनता है, सेपरेट अकाउंट बनता है, और एक एडिशनल अकाउंट बनता है डेफिशिएंसी का। किसका बनता है, तो रियलाइजेशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आया और फिर रियलाइजेशन का लॉस आया। देखा सबने यहां तक। एक बैंक अकाउंट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस आया, असेट्स को बेच के जो पैसा है वो आया, करेक्ट, और रियलाइजेशन के खर्चे आए, हाँ या ना। अभी क्रेडिटर्स में बैलेंस कितना है गाइस, 240, बैंक लोन में कितना है 1 लाख। तो इसका क्या करने का, पहले बैंक अकाउंट बैलेंस करने का। 286 माइनस 6 कितना पैसा है हमारे पास, इस 280 को किस किस में बांटना है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन में बांटना है कि नहीं बांटना है। अच्छा, इसमें वो वाला है क्या कुछ, हाँ तो ठीक है, सॉरी, इस सब में क्वेश्चन में एक चीज बोली है गाइस कि बैंक लोन का स्टॉक पे कब्जा है, चार्ज है, गिरवी रखा है। तो स्टॉक बिकने के बाद जो पैसा आएगा पहले वो बैंक लोन में जाएगा। स्टॉक से कितना आया, 1,04,000 आया कि नहीं आया, स्टॉक से 1,04,000 आया, तो बैंक लोन हमने पूरा 1 लाख पे कर दिया, समझ रहे हैं। तो यहां पे बैंक लोन 1 लाख आ गया। बैलेंसिंग फिगर हमने किसको पे किया, 240 में से 180 पे हुआ, बैलेंस 60,000 क्या हो गया, लॉस, मतलब क्रेडिटर्स को लॉस हो गया, हमें तो फायदा हो गया। मेरी दुख वाला फायदा है, वापस से बेइज्जती वाला फायदा है। यहां से डेफिशिएंसी में ट्रांसफर हो गया 60,000। सारे पार्टनर्स कैपिटल को भी बैलेंस करके कहां ट्रांसफर किया, डेफिशिएंसी में, हाँ या ना। और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली। अगर वो स्टॉक गिरवी है वो नहीं दिया होता तो 2,80,000 कैश में था हमारे पास, उसको हम क्रेडिटर्स और बैंक लोन में डिस्ट्रीब्यूट करते इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, जो 240 और 100,000 था, माने 2.4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर दोनों को बैलेंस करके कहां ट्रांसफर करते, डेफिशिएंसी में, हाँ या ना। फिर पार्टनर्स कैपिटल को भी बैलेंस करके ट्रांसफर करते और सब कुछ टैली हो जाता। क्लियर है या नहीं। बट फर्क नहीं पड़ता ना, उसको देने के लिए फर्म के पास पैसे हैं क्या, किसी का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस से फर्क नहीं पड़ता, सब डेफिशिएंसी में जाएगा, क्योंकि फर्म के पास पैसे ही नहीं है ना देने को। तो बेसिकली यहां पे मतलब क्या हुआ, हम 12,000 रूपाली का नहीं दे पाए और 60,000 क्रेडिटर्स का नहीं दे पाए। किन की वजह से,
दीपाली की वजह से जिसने 8,000 का झोल कर दिया, और मिताली की वजह से शिशु। तो पहले मिताली का नाम लिया, कुछ पंगा है क्या मिताली से? नहीं ना, ठीक है, समझा सभी लोगों को। बैंक लोन गाइस, बैंक लोन वापस से समझा देता हूं। 1 लाख का बैंक लोन था, बट इसको स्टॉक के अगेंस्ट गिरवी रखा था। नॉर्मली क्या करते हैं, सारे असेट्स रियलाइज करने के बाद बैंक बैलेंस करते हैं। बैलेंस वहां पे लिखते नहीं है, वर्किंग नोट में जाके लिखते हैं कि बैंक बैलेंस अवेलेबल कितना है, उसको लाइबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेशियो ऑफ लाइबिलिटीज। बट इस बार क्या था, बैंक लोन के सामने स्टॉक गिरवी था और स्टॉक में से 1,04,000 रुपया आया था। तो पहले 1 लाख इसको पे किया और फिर जो बचा हुआ पैसा था उसको क्रेडिटर्स को पे करके खत्म किया। बताइए शुभम समझा? वरना ऐसा होता नहीं, इसको प्रेफरेंस मिल गया इस बार, वरना प्रेफरेंस नहीं मिलता। नेक्स्ट, अगले सम में, ठीक है, लॉस आया, लॉस ही हो रहा है सब जगह। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखा, लॉस लिखा रियलाइजेशन का। अभी देखो यहाँ पे एक चीज यूनिक है, इस समय राणे का लोन था, देख रहे हो, राणे एक पार्टनर है। जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं ना, तो कौन देगा पैसा उसके लोन का? मिलने वाला है क्या? तो उसके लोन को सीधा उसके कैपिटल में ट्रांसफर करके खत्म करने का, समझा? उसको पैसा हम देने वाले। कोई बोलेगा सर कैपिटल में क्यों ट्रांसफर किया? क्यों कैपिटल में इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि उसने ही भरा है ना एक तरीके से पैसा, एंड में उसको मिलने नहीं वाला है, उसका कुछ बचा भी रहेगा तो वो कहाँ ट्रांसफर होएगा? डेफिशिएंसी में। देखना अभी 21,000 डूबेगा बेचारे राणे का, ठीक है। तो ये राणे का लोन आया बेचारे का, यहाँ पे कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2,000 है, फिर राणे ने बेचारे ने 3,000 रुपए और भी भरे, और असेट्स के रियलाइजेशन से 64 आया, देख रहे हैं सब लोग, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया 6,000, बैलेंस 63 बचा था, वो 63 क्रेडिटर्स को दे दिया 80 के सामने, 17,000 का लॉस हो गया उनको जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, 21,000 का बेचारे राणे का पैसा डूब गया जो रियलाइजेशन में गया। ये जो दो पापी दुष्ट है काणे और माणे, 6,000 और 32,000, ये हमारा पैसा लेके चले गए। राणे मतलब सरनेम कॉमन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। यार बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, कहां ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन। इसमें क्या फर्क पड़ता है, रियलाइजेशन में करेगा, समझा? ये इसलिए पूछा था कि तेरे जैसे लोग एडमिशन से मिला के इसका गलत जवाब दे दें और फिर मैं हीरो बन के तुम्हें सही जवाब बता दूं। तो याद रखना गुडविल कहां जाएगा? रियलाइजेशन में, फॉर डिसोल्यूशन। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके मार्क्स बचाए हैं, इट्स ऑल राइट। रियलाइजेशन में ₹1,00,000 का लॉस आया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, रियलाइजेशन का लॉस, इन दोनों ने बेचारों ने 2,000 रुपए भरे। बैंक अकाउंट में 8,000 थे, 4,000 पार्टनर्स से आए, 80,000 असेट्स बेच के आए, हाँ या ना? और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 2,000। अभी इसको बैलेंस करते हो तो कितना रुपया बचा है? 92 - 2 ना, अभी तक ये दोनों तो आए नहीं, ऐसा समझो, करेक्ट और नॉट? तो 90,000 रुपया है हमारे पास, उसके सामने लाइबिलिटीज कितने की हैं? 80,000 का क्रेडिटर्स, 40,000 का बिल्स पेएबल, हाँ या ना? तो 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 80 और 40 के रेशियो में, माने 2:1 में। 60,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा। टू बैंक 60,000, टू बैंक 30,000, बैलेंस 20,000, और 10,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? डेफिशिएंसी में। दोनों का यहां पे आ गया, और तीनों इस बार तो तीनों कैपिटल, तीनों पार्टनर्स चोर है, तीनों से पैसा नहीं आया हमें, हाँ आया ना? यार क्या बोलूं, मैंने पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सारे सम्स गो थ्रू करवा दिए, एटलीस्ट द पार्ट वेयर यू कैन मेस अप। आई होप यू फील दिस वाज हेल्पफुल। सभी लोग ऑनलाइन भी, मेक सेंस, सबको फायदा हुआ कुछ ना कुछ फॉर एनपीओ एंड डिसोल्यूशन? ग्रेट, बढ़िया गाइस, वील एंड द सेशन हियर। आप लोग थोड़ा सा ये पास पेपर्स का देख लीजिए, आपको कुछ चाहिए तो, और प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय गाइस।